from Zaid Khan. एक ऐसा मैच जिसमें भारत के पुछल्ले बल्लेबाजों ने क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दौड़ा दौड़ा के रन मारे थे और कंगारुओं को उनकी औकात दिखा दी थी। खास करके ब्रेट ली ने जहीर खान से पंगा लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसी घातक दुश्मनी पैदा की जो 17 साल बाद आज भी बरकरार है। ये साल 2007 में खेला गया वो मैच था जब चेस कर रही टीम इंडिया को मैच बल्लेबाजों ने नहीं बल्कि गेंदबाजों ने जिताया था। इस मैच में टीम इंडिया चेस करते हुए महज 60 से 65 रनों पर ही अपने 6 विकेट गंवा देती है और पूरी तरह से ढेर हो जाती है। दूसरी तरफ अपने घमंड में लथपथ कंगारू बीच मैदान पर जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर ब्रेट ली ने जहीर खान से कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर जहीर खान ने ऐसे शॉट्स लगाए कि मैच खत्म होते होते ब्रेट ली बौखला चुका था। दोस्तों, इस थ्रिलिंग मैच की कहानी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टॉस होता है और रिकी पॉन्टिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपन करने आते हैं माइकल क्लार्क और एडम गिलक्रिस्ट, यानी ऑस्ट्रेलिया के वो खूंखार बल्लेबाज जो किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए एक काले सपने जैसे थे। वहीं हमेशा की तरह इनिंग का पहला ओवर धोनी जहीर खान को देते हैं, जिनकी हवा में लहराती हुई गेंदों का कोई जवाब नहीं होता था। कहा जाता है कि जहीर खान जैसा स्विंग बॉलर भारत में आज तक पैदा नहीं हुआ। बहुत सारे गेंदबाजों ने जहीर खान के एक्शन की नकल तो की, लेकिन जहीर खान जैसा कोई नहीं बन पाया। खैर, दर्शकों के सैलाब के साथ मैच शुरू होता है, लेकिन मैच शुरू होते ही जहीर खान पहली ही बॉल पर माइकल क्लार्क को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और अब दर्शकों का शोर 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। अब क्लार्क के आउट होने के बाद मैदान पर वो दानव उतरता है जिसे इंडियन बॉलर्स का काल भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, रिकी पॉन्टिंग, जो हमेशा ही भारत के गेंदबाजों के लिए काल बनकर मैदान में उतरता था। और तो और रिकी पॉन्टिंग भारत से मैच जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। कहा तो ये भी जाता है कि 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में पॉन्टिंग अपने बैट में स्प्रिंग लगाकर आया था। यहाँ तक कि आज भी पॉन्टिंग कुछ उसी मूड में आया था और आते ही रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। पहली गेंद पर विकेट गिरने के बावजूद भी पॉन्टिंग की बल्लेबाजी में कोई ठहराव नहीं दिख रहा था। वो लगभग हर एक गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की फिराक में था। इस तरह रिकी पॉन्टिंग की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया महज 8वें ओवर में ही 50 रन के आंकड़े को छू लेती है। हालांकि अभी दूसरे छोर पर खड़े एडम गिलक्रिस्ट का तांडव शुरू होना अभी भी बाकी था। इसके बाद गिलक्रिस्ट ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और अब ये दोनों स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। तभी मास्टरमाइंड MS धोनी अपना तुरुप का इक्का निकालते हैं और गेंदबाजी इरफान पठान को सौंप देते हैं और इरफान पठान ओवर की दूसरी ही गेंद पर एडम गिलक्रिस्ट को भज्जी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस तरह 10वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया 60 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवा देती है और अब नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं ब्रैड हॉग, जो पॉन्टिंग के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। वहीं आज रिकी पॉन्टिंग तो मानो बल्ले से आग उगलने में लगा हुआ था। उस पर विकेट गिरने का किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा था और वो मानो आज भारतीय गेंदबाजों को कोई सबक सिखाने आया था। रिकी पॉन्टिंग की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 15वें ओवर में ही 100 रन के आंकड़े को छू लेती है, लेकिन कंगारुओं के पतन का असली खेल तो अभी बाकी था। एक ऐसा खौफनाक पतन जिससे पूरा ऑस्ट्रेलियाई खेमा अभी तक अनजान था। दरअसल ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी MS धोनी ने गेंद मुरली कार्तिक को सौंप दी, जो कि एक जबरदस्त लेग स्पिनर थे। हालांकि इनसे आज पूरे देश के साथ साथ टीम इंडिया को भी कुछ खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस पिच पर स्पिनर्स के लिए कोई हेल्प नहीं थी और इस मैच से पहले ही मुरली कार्तिक की 11 खिलाड़ियों में जगह को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और एक कारण ये भी था कि मुरली कार्तिक के अंगूठे के साथ साथ कुछ उंगलियां भी चोटिल थी। लेकिन शायद आज वो कुछ अलग ही मकसद के साथ उतरे थे और जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 117 रन पर होता है तभी मुरली कार्तिक ब्रैड हॉग को स्लिप में कैच आउट करा देते हैं और इस तरह कंगारुओं का तीसरा विकेट भी गिर जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने आता है एंड्रू साइमंड्स, जो हमेशा ही भारतीय गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह टूटता था, लेकिन आज मुरली कार्तिक ने उसे पहली ही गेंद पर सचिन के हाथों कैच आउट करा दिया और इस तरह मुरली कार्तिक ने 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 कंगारू खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया था। जहां एक छोर पर अब कंगारू बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, तो वहीं दूसरे छोर पर पॉन्टिंग अभी भी खूंटा गाड़कर खड़ा हुआ था।
देखते ही देखते रिकी पॉन्टिंग अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं और पॉन्टिंग लगातार भारत के मंसूबों पर पानी फेर रहे थे। लेकिन इसी बीच आरपी सिंह की एक गेंद पर पॉन्टिंग भी धोनी को कैच थमा देते हैं और इस तरह 129 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया अपना 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट विकेट गवा देती है। रिकी पॉन्टिंग का विकेट लेने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न साफ बता रहा था कि आखिर उन्होंने कितना बड़ा विकेट लिया है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग हमेशा ही भारत और उसकी जीत के बीच कबाब में हड्डी साबित होता था। खैर, इसके बाद ब्रैड हेडिन और जेम्स होप्स ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। यहाँ तक कि कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स भी लगाते हैं और आखिरकार इन दोनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 30 ओवर तक 150 रन के आंकड़े को भी पार कर लेती है। लेकिन एक बार फिर से मुरली कार्तिक की गेम में एंट्री होती है और इस बार वो अपनी जादुई फिरकी से ब्रैड हेडिन और जेम्स होप्स दोनों को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। इसके बाद ब्रेटली को भी मुरली कार्तिक पहली ही गेंद पर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इस तरह मुरली कार्तिक की आंधी में लगभग पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ढेर हो जाती है। हालांकि आखिर में मिचेल जॉनसन 2-4 अच्छे शॉट्स खेलते हैं, लेकिन मुरली कार्तिक के लाजवाब स्पेल के चलते कंगारू टीम 50 ओवर में सिर्फ 193 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है, जिसमें मुरली कार्तिक ने अकेले ही 6 विकेट लिए थे। वहीं उस वक्त इंडिया की तरफ से मुरली कार्तिक का ये स्पेल ओडीआई फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन स्पेल था। यानी जिस गेंदबाज पर टीम इंडिया में जगह को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, उसने सिर्फ एक ही पारी में इतिहास रचकर सबका मुंह बंद कर दिया था। खैर, अभी मैच खत्म नहीं हुआ था और भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 194 रन बनाने थे। वैसे तो ये रन चेस आज के हिसाब से एक मामूली सा रन चेस दिख रहा है, लेकिन उस दौर के ऑस्ट्रेलियन खूंखार गेंदबाजों के सामने कोई भी स्कोर मामूली नहीं होता था। जिस टीम में ब्रेटली और मिचेल जॉनसन जैसे जानलेवा गेंदबाज हों, उस टीम के खिलाफ एक एक रन भी आसमान से तारे तोड़ने जैसा होता था। और असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। इसके अलावा लास्ट विकेट के दौरान हरभजन सिंह का ये कैच और उसके बाद गुस्से में उस बॉल को पैर से मारना और कंगारुओं पर चिल्लाना इस मैच को एक अलग दिशा में ले जा चुका था। स्कोर भले ही छोटा था, लेकिन कंगारू गेंदबाज अब अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। 194 रनों के जवाब में भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और भारत की तरफ से ओपनिंग के लिए मास्टर ब्लास्टर के साथ दादा मैदान पर आते हैं। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की वो ओपनिंग जोड़ी थी जिससे दुनिया की हर एक टीम खौफ खाया करती थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी भूखे शेरों की कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। वहीं मिचेल जॉनसन और ब्रेटली तो मानो भारतीय बल्लेबाजों का शिकार करने के लिए सालों से बेताब थे। मैच शुरू होता है और पॉन्टिंग पहले ओवर में ही गेंद ब्रेटली को सौंप देता है, जिसकी रफ्तार के साथ लहराती हुई गेंदें बड़े से बड़े बल्लेबाज के लिए किसी काल से कम नहीं होती थी। खैर, भारतीय बल्लेबाज पहला ओवर संभल कर खेलते हुए निकाल देते हैं, लेकिन पॉन्टिंग अगला ओवर मिचेल जॉनसन को सौंप देता है और मिचेल जॉनसन महज चौथी ही गेंद पर दादा को आउट कर देता है। और इसके बाद कंगारुओं को जश्न देखने लायक था, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी और भारत की पारी का ढेर होना तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। इसके बाद सचिन का साथ देने के लिए दिनेश कार्तिक को भेजा जाता है, लेकिन वो भी ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक अटैक को नहीं झेल पाते और 0 रन पर ही जॉनसन को अपना विकेट सौंप देते हैं। इस तरह सिर्फ 8 रन के स्कोर पर ही भारत अपने बैक टू बैक 2 विकेट गवा देता है। अब यहाँ से भारत के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। हालांकि सचिन अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, जिनसे पूरा भारत एक लंबी पारी की गुजारिश कर रहा था। इसी बीच विकेट गिरने के बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं युवराज सिंह, जो हमेशा ही कंगारुओं की धुलाई करने के लिए पूरी दुनिया में विख्यात थे। लेकिन आज माजरा कुछ अलग था। आज एक एक गेंद को डिफेंस करना भी नामुमकिन सा लग रहा था। कुछ देर तक सब्र करने के बाद सचिन अब अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और बैक टू बैक कुछ शानदार शॉट लगाते हैं और अपनी क्लास का नजारा पेश करते हैं। भारत 10 ओवर के खेल तक जैसे तैसे करके 38 रन तक पहुंच जाता है और सचिन तेंदुलकर के इन चौकों से साफ नजर आ रहा था कि शायद अब यहां से भारत वापसी कर लेगा। लेकिन उस दिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल 11वें ओवर में एक बार फिर से बॉलिंग अटैक में ब्रेटली आ जाता है और दुर्भाग्य से गेंद सचिन के बैट से लगकर विकेट में हिट हो जाती है। इस तरह बैट लग के चलते सचिन 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत 38 रन पर अपना तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विकेट गवा देता है। अब इसके बाद बल्लेबाजी की कमान संभालने रॉबिन थप्पा मैदान पर आते हैं।
बता दें कि उन दिनों रॉबिन उथप्पा भारत के वो दिग्गज बल्लेबाज थे जो अपनी पावर हिटिंग बल्लेबाजी से मैच को एक तरफा करने का दमखम रखते थे। हालांकि आज सिचुएशन कुछ अलग थी। भारत जैसे तैसे करके सचिन के विकेट का गम भुला ही रहा था कि तभी 49 के स्कोर पर युवराज सिंह भी 15 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस तरह 49 के स्कोर पर भारत अपना चौथा विकेट गंवा देता है। 15वें ओवर में जैसे तैसे करके भारत 50 के आंकड़े तक तो पहुंच जाता है। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की इनिंग से कंपेयर करें तो 15वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और वहीं दूसरी तरफ उतने ही ओवर में भारतीय टीम जैसे तैसे करके सिर्फ 50 रन तक ही पहुंच पाई थी। और तो और भारत का शर्मिंदगी भरा असली खेल तो अभी बाकी था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो उस समय अपने लंबे लंबे हेलीकॉप्टर शॉट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस थे। हालांकि किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर था। दरअसल नेथन ब्रैकन की बॉल पर महेंद्र सिंह धोनी भी एडम गिलक्रिस्ट को कैच थमा बैठते हैं और इस तरह 63 के स्कोर पर भारत अपना 5वां विकेट भी गंवा देता है। अब कप्तान MS धोनी भी वापस जा चुके थे और यहाँ से भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ढेर हो चुका था। एक के बाद एक भारत का हर बल्लेबाज कंगारू बॉलिंग अटैक के सामने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा था और यहाँ से जीत की उम्मीदें कहीं से भी नजर नहीं आ रही थी। MS धोनी का विकेट गिरने के बाद मैदान पर इरफान पठान आते हैं, लेकिन वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने अपना दम तोड़ देते हैं। जेम्स होप्स की एक ऑफ साइड बॉल पर इरफान पठान भी स्लिप में कैच थमा देते हैं और इस तरह 0 रन बनाकर वो भी पवेलियन की तरफ चलते बनते हैं। भारत महज 64 के स्कोर पर अपने 6 विकेट गंवा देता है और अब यहाँ से मैच जीतना तो दूर 100 रन तक पहुंचना भी नामुमकिन लग रहा था। टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। वहीं भारत का ये कोलैप्स देखकर कंगारू टीम मौत का नंगा नाच कर रही थी और जश्न में इस कदर डूब चुकी थी जैसे उन्होंने ये मुकाबला पूरी तरह से जीत लिया हो। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का घमंड 7वें आसमान को छू रहा था और वो अपने सामने इंडियन प्लेयर्स को सिर्फ धूल की मिट्टी समझ रहे थे। हालांकि पलटवार की असली कहानी अभी बाकी थी। इरफान पठान के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं हरभजन सिंह। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन उथप्पा अभी भी एक छोर संभाले खड़े हुए थे। इसके बाद हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा ने भारत की पारी को संभालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और वहीं रॉबिन उथप्पा ने कंगारुओं की कुटाई जारी रखी। रॉबिन उथप्पा इस हाई प्रेशर गेम में ऐसे खेल रहे थे जैसे मानो ये कोई डोमेस्टिक मैच हो। वहीं रॉबिन उथप्पा के छक्के देखकर कंगारुओं के अंदर एक बार फिर से खौफ जाग गया। रॉबिन उथप्पा अकेले दम पर भारत की पारी को आगे बढ़ा रहे थे और जीत की उम्मीदों को अभी भी बांधे हुए थे। रॉबिन उथप्पा की दमदार पारी की बदौलत भारत 27वें ओवर में 100 रन के आंकड़े को भी पार कर लेता है। वहीं हरभजन सिंह भी एक छोर पर खूंटा गाड़कर खड़े हुए थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था और रॉबिन उथप्पा भी अपने 50 के एकदम करीब पहुंच चुके थे और इन दोनों के बीच जबरदस्त 50 रनों की पार्टनरशिप भी बन चुकी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मैदान पर बैठे हर एक भारतीय फैंस की धड़कनों को रोक कर रख दिया। दरअसल जब भारत का स्कोर 129 रन होता है तभी माइकल क्लार्क की बॉल पर रॉबिन उथप्पा LBW आउट हो जाते हैं और अंपायर भी उंगली उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। इस तरह भारत अपनी आखिरी उम्मीद यानी रॉबिन उथप्पा को भी गंवा देता है और इस तरह रॉबिन उथप्पा एक क्रूशियल मोमेंट पर 47 रन बनाकर वापस लौट जाते हैं। भारत को अभी भी जीत के लिए 65 रनों की जरूरत थी और भारत के पास अब कोई भी मेन बल्लेबाज बैटिंग के लिए नहीं बचा था और भला गेंदबाजों से कोई कहां तक उम्मीद कर सकता है, क्योंकि सामने कोई ऐसी वैसी टीम नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक टीम थी जिसके सामने सचिन, गांगुली, युवराज और धोनी जैसे बल्लेबाज न टिक सके तो भाई गेंदबाजों की क्या ही बात करनी। लेकिन भारत के गेंदबाजों को उस दिन हार कतई मंजूर नहीं थी और शायद आज वो कुछ अलग ही इरादों के साथ उतरे थे। इसके बाद क्रीज पर जहीर खान उतरते हैं और जहीर को देखकर अपने घमंड में चूर ब्रेट ली उनसे कहता है कि आज तुम्हारा भगवान सचिन भी कुछ नहीं उखाड़ पाया तो तुम पुछल्ले बल्लेबाजों की क्या औकात है। ये सुनकर जहीर खान का खून खौल उठता है और वो आते ही कुछ तगड़े शॉट ठोक देते हैं जिसे देखकर कंगारू भी आग बबूला हो जाते हैं। अब मैच रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच चुका था और अब जो होने वाला था वो क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो जाने वाला था। लेकिन तभी भारत को एक और झटका लगता है। दरअसल हुआ ये कि माइकल जॉनसन हरभजन सिंह को पॉन्टिंग के हाथों कैच आउट करा देता है और इस तरह 143 के स्कोर पर भारत अपना 8वां विकेट भी गंवा देता है। अब क्रीज पर सिर्फ भारत के पुछल्ले बल्लेबाजी बचे थे या फिर यूं कहें कि प्योर गेंदबाजी बचे थे जिनके पास बल्लेबाजी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि उनकी रगों में मैच जीतने का जुनून अभी भी दौड़ रहा था।
भारत के 8 विकेट गिर चुके थे और अभी भी जीत के लिए तकरीबन 50 रनों की जरूरत थी। मैच पूरी तरह कंगारुओं की झोली में जा चुका था, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो कंगारुओं को खून के आंसू रुला देने वाला था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मुरली कार्तिक, जिन्होंने जहीर खान के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। वहीं जहीर खान तो मानो आज कंगारुओं को धोने की कसम खाकर ग्राउंड पर आए थे। जहीर खान का बल्ला आज आग उगल रहा था। मैदान के हर कोने में जहीर खान बाउंड्री लगा रहे थे और इस तरह जहीर खान अपने बल्ले से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की कब्र खोद देते हैं। 41 ओवर का खेल अब खत्म हो चुका था और भारत 171 रन स्कोर बोर्ड पर टांग चुका था। यहाँ से भारत को जीत के लिए अब सिर्फ 23 रनों की जरूरत थी और तभी पॉन्टिंग अगला ओवर ब्रैटली को देता है। लेकिन जहीर खान आज पूरी तरह से फॉर्म में थे और जहीर खान आज ब्रैटली को उसकी औकात दिखाने की कसम खा चुके थे। और इसी बीच जहीर खान ने ब्रैटली को एक ऐसा छक्का जड़ दिया जिसने ब्रैटली की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस छक्के की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा ब्रैटली के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था, क्योंकि ये वो छक्का था जो ब्रैटली अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाए। कई सालों बाद दिए गए एक इंटरव्यू में भी ब्रैटली ने ये माना कि जहीर खान का ये छक्का वो आज तक नहीं भूल पाए। अब इसके बाद भी जहीर खान का तांडव जारी रहता है और जहीर खान मैच को करीब ले जाते हैं। अब मैच उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां एक बाउंड्री मैच को भारत की तरफ ला सकती थी तो वहीं एक विकेट ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता सकता था। हालांकि मुरली कार्तिक भी जहीर खान का अच्छा साथ देते हैं और टीम इंडिया को जीत के मुहाने पर खड़ा कर देते हैं। और फाइनली मुरली कार्तिक के इस शॉट के साथ भारत इस मैच को कंगारुओं के जबड़े से छीन लेता है और इसी के साथ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करता है। वहीं लगभग 99% मैच को अपने नाम कर चुके कंगारू इस मैच को गंवा देते हैं। इस जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न वाकई में देखने लायक था। वहीं कुछ देर पहले जश्न का नंगा नाच कर रहे कंगारू अब गम का मातम मना रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बलबूते ऑस्ट्रेलियंस का घमंड जमीन में गाड़ दिया था और इस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया के घमंड का जनाजा सजाकर उस पर अपनी फतह कायम की। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि 1998 के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस करते हुए ये भारत की पहली जीत थी और यही वजह थी कि भारत ने इस जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और सालों से चली आ रही कंगारू हुकूमत पर अपनी फतह कायम की। ये वही मैच था जिसने क्रिकेट फैंस को बता दिया था कि आखिर हाई वोल्टेज थ्रिलर मैच होता क्या है। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे सबसे बड़ा योगदान था मुरली कार्तिक का, जिन्होंने चोट के बावजूद न सिर्फ 6 विकेट लेकर कंगारुओं को एक छोटे से स्कोर पर रोका बल्कि अपनी दमदार बल्लेबाजी से भारत को जीत भी दिलाई। यही वजह है कि इस मैच में मुरली कार्तिक को प्लेयर ऑफ द मैच से भी सम्मानित किया गया। वहीं जहीर खान ने भी इस मैच में अपनी तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत को जीत तक पहुंचाया। लेकिन इसके अलावा भी एक प्लेयर था जो इस जीत का सबसे बड़ा फैक्टर था और वो प्लेयर था रॉबिन उथप्पा, जिसने असल मायने में परफेक्ट टाइम पर आकर भारत की लड़खड़ाती पारी को संभाले रखा और पूरी तरह ढेर हो चुकी भारतीय टीम को बचाए रखा। साथ ही रॉबिन उथप्पा ने 47 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत इस मुकाबले में बना रहा और जीत के शिखर पर पहुंचा। देखा जाए तो उथप्पा ने भारत के लिए न जाने कितनी इम्पोर्टेंट पारी खेली है, लेकिन आज वो इंडियन क्रिकेट में सबसे ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर माने जाते हैं। वैसे अब भारत के पुछल्ले बल्लेबाजों की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा जहीर खान भी इस जीत के पीछे सबसे बड़े फैक्टर थे, क्योंकि वही एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्होंने अंतिम समय पर भारत को जीत तक पहुंचाया। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच में भारत की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर कौन था, हमें कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप भी एक सच्चे इंडियन फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे और भी शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।